नमस्कार दोस्तों, देश के कई सारे राज्यों के अंदर एसआईआर प्रक्रिया लगभग शुरू हो चुकी है और जैसे जैसे एसआईआर की प्रक्रिया बढ़ती जा रही है वैसे वैसे देश के अंदर छिपे हुए कॉकरोच और मच्छर अब हाथे चढ़ रहे हैं। हम सीधे तरीके से कहें तो भारत के अंदर अब तक कई सारे देशों से जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल से आए हुए घुसपैठियों को अब यहां से डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है और वहां से इन्हें बांग्लादेश की बॉर्डर पर फेंका गया है, जिसका वीडियो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूं कि कितनी ज्यादा संख्या में इन्हें यहां से बाहर फेंका जा रहा है और उसकी लिस्टें अब लगभग आना शुरू हो गई है। अब जैसे जैसे एसआईआर की प्रक्रिया बढ़ रही है और दूसरी तरफ यह भी मामला सुनने में आ रहा है कि बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर जो है, जो घर घर जाकर क्या कर रहे हैं, आवेदन बांटने का काम कर रहे हैं, उनकी आत्महत्या के मामले भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। यहां तक कि पश्चिम बंगाल के अंदर उनकी लाशें नदी नाले के अंदर मिली हैं, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही एसआईआर के विरोध में भारत के ऐसे कई सारे राज्य हैं जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं, जिसे लेकर इलेक्शन कमीशन ने क्या जवाब दिया है उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा एनआरसी के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि कई सारे लोगों का मत यह है कि एसआईआर के थ्रू जैसे जैसे घुसपैठिए हाथ लगते जाएंगे, हो सकता है आज नहीं तो कल सरकार एनआरसी लागू कर दे और वो लागू होते से ही हो सकता है ना पूरी तरीके से देश से जाना हो। तो उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, अभी हाल फिलहाल खबर निकल के आती है कि तमिलनाडु ने एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर 6ठी बार याचिका दर्ज कर ली है। अब 6 बार इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुका है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट बार बार चुनाव आयोग को यानी कि इलेक्शन कमीशन को क्या कर रहा है, बार बार नोटिस भेज रहा है। अब यहां पर केवल तमिलनाडु शामिल नहीं है, तमिलनाडु के अलावा पश्चिम बंगाल भी इसमें शामिल है, यहां तक कि केरल भी इसके अंदर शामिल है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल से ही हम सबसे बड़ी बात करते हैं, क्योंकि अब तक का आंकड़ा बोलता है कि पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा अवैध घुसपैठिए कहीं निवास करते हैं तो वो है केवल पश्चिम बंगाल। ऐसे तो अगर आप पूर्वोत्तर भारत में चले जाएंगे तो असम, त्रिपुरा, यहाँ तक कि मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, हम इनके भी बात करते हैं। पर अगर सबसे ज्यादा संख्या में आज कहीं ये नजर आएंगे तो वो नजर आएंगे पश्चिम बंगाल के अंदर, त्रिपुरा के अंदर। क्योंकि त्रिपुरा के अंदर ये कहा जाता है कि 65% से गाँव में जो आबादी है वो इन्हीं बांग्लादेशी घुसपैठियों की है। और अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो आप कभी सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाले इलाके में जाइएगा, कभी मालदा डिस्ट्रिक्ट वाले इलाके में जाइएगा, कभी मुर्शिदाबाद में या फिर 24 परगना वाले इलाके में जाइएगा, उत्तर और साउथ वाले की जो हम बात करें, मतलब साउथ वाले की हम बात करें, अगर वहां पे आप जाएंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आप भारत के पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि बांग्लादेश के अंदर पहुंच चुके हैं। और यह हकीकत है। अगर उस तरफ का कोई ये वीडियो देख रहा है जो बेसिकली पश्चिम बंगाल जाके आया है या फिर उस इलाके में निवासरत है तो मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब ये तीनों राज्य जो हैं कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं पिछले 4 नवंबर से, क्योंकि 4 नवंबर से ही इन सभी देश के इन सभी राज्यों के अंदर क्या हुआ, एसआईआर प्रक्रिया लागू हो गई। और जैसे ही एसआईआर प्रक्रिया लागू हुई तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि ममता बनर्जी सड़कों पर उतर आई है और वो लगातार मार्च निकाल रही हैं कि कुछ भी हो जाए हम वैध मतदाताओं का नाम इस लिस्ट से हटने ही नहीं देंगे। अब मैं आपको सबसे पहले वहां ये राज्य दिखा देती हूं जहां पर एसआईआर प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत हुई है कहां से, यूपी से हम बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, यूपी से बात करते हैं। यूपी में लागू हुई है। राज्य गिनिएगा कि कौन कौन से राज्य के अंदर एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। यूपी में, यूपी से हम आते हैं एमपी, एमपी से हम जाएंगे राजस्थान, उसके बाद में गुजरात, उसके बाद में गोवा और हम नीचे चलेंगे तो केरल, फिर आएगा तमिलनाडु। इन राज्यों में प्रक्रिया चल रही है। यहीं पे ज्यादातर घुसपैठिए हैं भाई। पुडुचेरी की अगर हम बात करें यहां तक पहुंच गए हैं, लक्षद्वीप के अंदर ये पहुंच गए हैं और वेस्ट बंगाल के अंदर तो बड़ी अफरा तफरी मची हुई है। टीएमसी के नेता तो लगातार चुनाव आयोग को धमकी भी दे रहे हैं। चुनाव आयोग के कुछ ऑफिसर को तो हाथ पैर तोड़ने की धमकी तक मिल चुकी है ना। देखिए जरा पश्चिम बंगाल और यहां तक कि अगर हम बात करें तो ये हो गया है छत्तीसगढ़। तो अगर हम इन टोटल राज्यों की बात करें तो 12 राज्यों के अंदर क्या चल रहा है,
एसआईआर प्रक्रिया चालू हो चुकी है। पर अभी सुनिएगा आप, यहाँ तो इनकी प्रक्रिया शुरू हुई है, पर अगर हम बात करें अवैध घुसपैठियों की, क्योंकि मैंने आज से 4 महीने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि तकरीबन हम मान के चल सकते हैं कि 80 लाख से लेकर 1.5 करोड़ के आसपास घुसपैठिए केवल अकेले पश्चिम बंगाल के अंदर निवास करते हैं। वहीं भारत का जो बॉर्डर इलाका है, यह बांग्लादेश के साथ में जो साझा होता है, इस इलाके में भी बहुत ज्यादा संख्या में ये निवास करते हैं। अगर हम बात करें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तो इसमें भी संख्या इनकी कुछ कम नहीं है, इसमें भी बहुत ज्यादा संख्या में निवासरत है। कर्नाटक के अंदर भी बहुत ज्यादा है, यहां तक कि दिल्ली एनसीआर की हम बात करें तो यहां पे भी बहुत ज्यादा संख्या में ये घुसपैठिए निवासरत हैं, और जम्मू कश्मीर, हैदराबाद के अंदर भी बहुत ज्यादा संख्या में ये घुसपैठिए निवासरत हैं। अब इन सभी राज्यों के अंदर जैसे जैसे एसआईआर प्रक्रिया लागू हो रही थी, तभी यहां से तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल ने एसआईआर के खिलाफ, यानी कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दर्ज करी है, उसमें पहली लाइन बोली है कि ये जो लोग हैं ना, इलेक्शन कमीशन वाले, वो क्या कर रहे हैं, टीएमसी के जो वोटर्स हैं उनका नाम काटना चाहते हैं। वैध वोटर जो भारत के निवासी हैं, फिर भी उनका नाम ये काटने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हम वैध वोटर्स का नाम नहीं कटने देंगे। और अगर यहाँ पर नाम काट दिया गया तो ये समझिएगा कि भारत में समानता का अधिकार फिर नहीं बचेगा, जिसे हम अनुच्छेद 14 के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि समान नागरिक तो फिर बचे नहीं, क्योंकि उनका नाम काटने की प्रक्रिया यहाँ पर जारी है। अब इसी बीच में अखिलेश यादव का जो स्टेटमेंट आया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और सुधांशु त्रिवेदी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो भी आगे मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ। अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जैसे ही इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वहां पर 6 बार याचिका दर्ज की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आपको इसके बारे में जवाब देना होगा। संज्ञान भेज दिया गया, बोला कि जवाब दीजिए। तो जवाब में इलेक्शन कमीशन के द्वारा कहा गया कि आपको बिहार के टाइम में भी यही सारी चीजें सूझ रही थी, मतलब सुप्रीम कोर्ट में उस समय भी कुछ लोगों के द्वारा याचिका दर्ज की गई थी। तो बिहार ने उस समय, जब बिहार के अंदर चुनाव होने थे और उस समय जब एसआईआर प्रक्रिया चल रही थी, तो 65 लाख से ज्यादा लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया था। ड्राफ्ट लिस्ट जो है औपचारिक रूप से, यानी कि हम कह सकते हैं सार्वजनिक नहीं की गई, लोगों के सामने नहीं बताया गया कि इन लोगों का नाम कटा गया, और वो हमारा संवैधानिक अधिकार है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। तो हमने बिहार के टाइम जब ड्राफ्ट लिस्ट में 65 लाख से ज्यादा लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया था, उस समय हमने जवाब नहीं दिया, तो हम अब क्यों जवाब दे। और इसको लेकर जो है इलेक्शन कमीशन ने साफ सुथरे शब्दों में मना कर दिया था कि हम सुप्रीम कोर्ट की दखल अंदाजी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ड्राफ्ट लिस्टें भी जारी होगी। और इस बार हो सकता है पूरे देश के अंदर कई सारे राज्यों में लागू हैं, तो करोड़ों की संख्या में लोगों का नाम यहां से कट सकता है। तो हम हर एक बात का जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट को नहीं देंगे। अगर हम हर एक बात का जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना शुरू हो जाएंगे तो फिर हमारा संवैधानिक अधिकार कौन सा, हम किस नाम के चुनाव आयोग के व्यक्ति रह जाएंगे। फिर इस प्रकार की बातें यहाँ पर निकल के आई। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि थोड़ा बहुत तो यहाँ पर जवाब देना ही होगा, इसीलिए आने वाले 2 दिसंबर तक की तारीख जो है किसे दे दी गई, निर्वाचन आयोग को यहाँ पर दे दी गई। और आगे की जानकारी आप सुनो, उससे पहले जरा इस वीडियो को देखिएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद में शायद मुझे और कोई आपको शब्द यहाँ पर बोल के बताने की जरूरत ना पड़े कि कितनी ज्यादा संख्या में इन्हें सब लोगों को यहाँ से डिकोड किया जा रहा है, डिटेंशन सेंटर में भेजा गया, वहां नाम, पता, आईडी इनके गलत निकले, इनसे पूछताछ की गई, और इसमें डर के मारे ही इन लोगों ने उगल दिया कि हम तो भारत के नहीं हैं, हम तो रोजगार के चक्कर में भारत में आए हुए थे और अब हम हमारे देश वापस जाना चाहते हैं। तो उसी डर के मारे ये क्या कर रहे हैं, अब देश जा रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि इस बार तो सरकार इन्हें भेज देगी, क्या ये वापस कभी नहीं आएंगे? और ये वापस आए इससे पहले पूरे भारत के जो बॉर्डर इलाका है वहां पर सरकार को मजबूत फेंसिंग करने की जरूरत है, ज्यादा और बीएसएफ को तैनात करने की जरूरत है, ताकि एक भी घुसपैठिया वहां पर घुस नहीं सके। सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि इतनी ज्यादा संख्या में कैसे आ गए, क्योंकि बॉर्डर बनी हुई है, बीएसएफ लगे हुए हैं, पर उसका जवाब केवल यही आता है कि भाई कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे जो है
हम मान सकते हैं कि नदी नाले आ गए हैं, नदियां तैर के पार कर लेते हैं। कई सारी बॉर्डर जो ऐसी हैं कि गांव वाले इलाके में आ गई हैं तो गांव के इलाके से एंटर कर जाते हैं। कई पहाड़ी इलाका है तो हर जगह भी सरकार फेंसिंग नहीं कर सकती है। तो आप देखिए किस प्रकार से इन लोगों को यहाँ से फेंका जा रहा है, ये वीडियो आपने यहाँ देखा ही है। अब इसके साथ ही ये जो है मोहतरमा, इनका नाम है ममता बनर्जी, दीदी जी जो है अभी बोल रही हैं कि भाई बिल्कुल भी हम जो है इन लोगों का नाम यहाँ से नहीं काटने देंगे। पिछले 4 नवंबर से दीदी सड़कों पर उतरी हुई है और आज कितनी तारीख हो गई, आज है 27 तारीख। लगभग कई सारे दिन बीत चुके हैं और अभी तक मोहतरमा जो है क्या कर रही है, बिल्कुल यही बात बोल रही है कि नाम तो नहीं कटने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ, ये हमारे वोटर्स हैं। अब इन्हीं सारी चीजों के बीच में एक और नई बात निकल के आती है बीएलओ को लेकर। बीएलओ मैंने आपको बताया है बूथ लेवल ऑफिसर जो हैं ये घर घर जाके आवेदन बांटने का काम कर रहे हैं। एक एक दिन में 1-1 करोड़ से ज्यादा आवेदन बांटे जा रहे हैं देश के अंदर, ताकि वो अपना नाम वगैरह भर के वहां पर दे दे। ये एक नए प्रकार की चौंकाने वाली खबर निकल के आती है। और अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में बिहार के अंदर भी बीएलओ की ड्यूटी लगी थी। उस समय शायद ही ऐसा कोई केस सुनने को मिला है जिसमें बीएलओ ऑफिसर बहुत ज्यादा परेशान हो गया हो कि उसे आत्महत्या करनी पड़े। ऐसा भी सुनने में नहीं आया था कि उनके ऊपर काम का इतना ज्यादा बोझ है, और ऐसा भी सुनने में नहीं आया था कि बिहार में किसी बीएलओ ऑफिसर को परेशान किया गया जिसके चलते उनकी लाशें नदी नाले के अंदर मिली हैं। पर जैसे ही देश के और भी राज्य, जैसे हम खास तरीके से पश्चिम बंगाल की बात करें तो अब तक बीएलओ की हम बात करें, बूथ लेवल ऑफिसर जो है इनकी 34 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। और उसमें कुछ मामले में देखा गया है कि वो पश्चिम बंगाल के नदी नाले के अंदर उनकी लाशें मिली हैं। कुछ जगह देखा गया है कि फांसी लगा के वो मर चुके हैं, और कुछ जगह ये देखा गया है कि वो जहर खा के मर रहे हैं, और कुछ जगह ये भी आया है कि वो हार्ट अटैक से मरे हैं। अब जिस बीएलओ ऑफिसर ने फांसी खा के मतलब मौत को अपने गले लगा लिया था, उसकी खबर कुछ इस प्रकार से निकल के आ रही थी कि हर 2 मिनट के अंदर इतना बर्डन था कि इतने फोन कॉल्स आ रहे थे, जिसकी वजह से परेशान होके उसने आत्महत्या करना या फिर फांसी लगाना ज्यादा बेटर समझा। आप इसके अंदर क्या सोचते हैं बीएलओ को लेकर, आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, क्योंकि ये मामले लगातार बड़े हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर 34 बीएलओ ने जो है उनकी मौत हो गई है। गुजरात, यूपी की बात करें तो 4-4 बीएलओ अफसर की मौत हो गई है। एमपी में 9, और अगर हम बात करें तो बिहार में एक भी बीएलओ ऑफिसर की मौत नहीं हुई थी। तो आप जो भी सोचते हैं बीएलओ ऑफिसर को लेकर, क्या इन्हें मजबूर किया गया है या वाकई में सरकार ने इतना ज्यादा दबाव इनके ऊपर डाल रखा है, क्योंकि आने वाले 2026 के अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव है जिसको लेकर दबाव है। और अगर ऐसा दबाव भी है तो सरकार से हम यही अनुरोध कर सकते हैं कि कम से कम इनके ऊपर इतना दबाव ना डालें कि वो इस वजह से फांसी तक जा पहुंचे, या फिर किसी प्रकार से साजिश नजर आती है, या फिर किसी दीदी के गुंडे के द्वारा उनको मार दिया गया है। जो भी आप सोचते हैं जरूर से लिखिएगा। आगे आप देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या है, बांग्लादेशी व्यक्ति है, और ये उत्तर परगना, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है उत्तर परगना, पश्चिम बंगाल का एक जिला है, जहां पर एक कच्ची सड़क जो है वो क्या है, अवैध बांग्लादेशियों के लिए औपचारिक प्रस्थान गलियारा बन गया है। मतलब अभी देश के अंदर जितने भी घुसपैठियों को भगाया जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है कि नॉर्थ परगना वाले इलाके से। और आप सभी को याद होगा, ये वही नॉर्थ परगना इलाका है जहां से एक बार दुबे, जो कि एक एमपी है, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था कि ये बांग्लादेशी लगातार पश्चिम बंगाल के अंदर घुसते जा रहे हैं, और ये हमारा जो परगना वाला इलाका है इसके अंदर आते हैं। गांव में जो आदिवासी क्षेत्र की भोली भाली महिलाएं होती है, बच्चे होते हैं, या फिर लड़कियां जो होती हैं, उनके साथ में विवाह वगैरह करते हैं और फिर उनका धर्मांतरण करवाते हैं और यहीं बस जाते हैं, और इनकी आबादी लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। इस बात को लेकर भी इनके द्वारा कई प्रकार की चर्चाएं की गई थी। आप जरूर से उस वीडियो को देखिएगा, उसके अंदर भी मैंने बता रखा है, आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहे तो यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। और एक बहुत गलत बात है, नोट सब्सक्राइब वाले लोग इतने वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब वाले ये, तो कृपया सब्सक्राइब भी कर दिया करें। वीडियो तो आप देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, गलत बात है। अब देखिए, राहुल गांधी जी की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है कि सरकार इन दिनों, इलेक्शन कमीशन भी यहाँ मिला हुआ है सरकार के साथ में, मतलब बीजेपी के साथ में, और ये पिछड़े वर्ग के, दलितों के, गरीब वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनके वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं मनमाने ढंग से, और ऐसा हम नहीं चलने देंगे।
ये इनके द्वारा कहा गया है, ये इनका स्टेटमेंट है। अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट सुनिए और उनके बाद में सुधांशु त्रिवेदी जी का स्टेटमेंट जरूर से सुनिएगा। इनके द्वारा कहा गया कि अभी तो शुरुआत हुई है, देखते जाओ आगे आगे होता है क्या, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा वोटर्स के नाम ये काट देंगे, मुझे 100% यकीन है। और इतने लोगों के नाम काटने की तैयारी है जो कि सरकार यहाँ पर सरासर गलत करने का काम कर रही है। अब आगे देखिएगा कि द्विवेदी साहब के द्वारा क्या कहा गया। उससे पहले अगर आप फ्री में डेटा एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आने वाले 28 नवंबर को शाम को 5 बजे मेरे साथ जुड़ना होगा। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जब आप मुझे कमेंट करने के लिए जाएंगे तो वहां मैंने एक कमेंट को पिन कर रखा है एग्जाम नारी के नाम से, उस पर जाके टैप करके नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है और कुछ नहीं करना है, उस फॉर्म को सबमिट कर देना। और आने वाली 28 तारीख को शाम को 5 बजे जुड़ना है, मतलब कल ही 28 तारीख है, कल शाम को ही जुड़ना है मेरे साथ, ठीक है। सुधांशु त्रिवेदी जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा है कि देश के अंदर जितना भी कचरा है अब वो साफ किया जा रहा है। और जब देश के अंदर कचरा साफ हो रहा है तो इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हमारे घरों का कचरा भी साफ करते हैं, तो ये तो देश का कचरा है और इसे जितना जल्दी सफाया कर दिया जाए उतना ही अच्छा होगा। फिर ये कहा गया है कि विपक्ष पार्टी का हमेशा बोलने का काम होता है। पहले ईवीएम के ऊपर जो है इन्होंने रोना शुरू किया था कि ईवीएम को लेकर गड़बड़ है ना, और उसके बाद में हम ये बोल रहे हैं कि मतदाता सूची के अंदर ही गड़बड़ है। इस प्रकार के ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, मतलब इनके द्वारा खुले तरीके से इस बात को कह दिया गया है। अब विपक्ष यहां पर एक और बात बोल रहा है कि आज तो इन्होंने फर्जी वोटर्स को बाहर फेंकने का काम कर रहे हैं, ठीक है, बोल रहे हैं कि ये अवैध है, चाहे वो वैध वोटर्स हैं उन्हें बाहर फेंकने का काम कर रहे हैं। कल से जैसे ही वो अवैध में उनका नाम डाल दिया गया, हो सके उन्हें देश से ही बाहर फेंक दिया जाए। और देश से बाहर फेंकने के लिए हो ना हो सरकार बहुत जल्द एनआरसी भी लागू कर ले। अब ये एनआरसी क्या है, एक छोटे से शब्द में मैं आपको बता देती हूँ कि आने वाले टाइम में ये हंगामा भी आपको देखने को मिलने वाला है। अभी तो एसआईआर का देखने को मिल रहा है। एनआरसी की अगर हम बात करें तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, यानी कि आपको ऑफिशियली ये बताना होगा कि हम भारत के नागरिक हैं। आपको ये सबूत देना होगा कि आप, आपके पिताजी और पिताजी के भी पिताजी यहीं के निवासी थे। और इसके लिए आने ही वाले कुछ समय में एनआरसी अगर लागू होता है तो आप अपने घरों में ये डॉक्यूमेंट जरूर से रेडी करके रखिएगा, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट के अंदर जन्म प्रमाण पत्र, पुराना वोटर आईडी कार्ड जो लिस्ट के अंदर नाम आया हुआ है वो, जमीन, घर, दुकान के कागजात, राशन कार्ड आपको रखना है। स्कूल कॉलेज में अगर आपने पढ़ाई करी है, आपके पिताजी या दादाजी ने पढ़ाई करी है तो उसके रिकॉर्ड भी वहां पे होने चाहिए। माता पिता, दादा दादी के रिकॉर्ड्स भी होने चाहिए कि वो कब से यहाँ पर वोट डालते हुए आ रहे हैं। तो ऐसे अगर कोई भी व्यक्ति इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट भी उपलब्ध नहीं करवा पाया या फिर ये पूरी तरीके से सरकार को सबूत नहीं दे सका कि वो और उसका परिवार भारत का ही नागरिक है, क्योंकि विपक्ष पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है कि आज भी गांव में गरीब दबके में ऐसे कई सारे लोग हैं जो केवल खाना पानी ही खा सकते हैं, उनके पास में डॉक्यूमेंट बनाने जितना, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने जितना टाइम नहीं होता है, पैसा भी नहीं होता, कहाँ वकीलों के वो चक्कर काटेंगे। अगर वो सारी चीजें उनके पास में नहीं मौजूद हुई और भारत का नागरिक है फिर भी अगर उन्हें बाहर फेंक दिया गया तो उसका क्या, उन्हें डिटेंशन सेंटर में डाल के कभी बांग्लादेश, अफगानिस्तान की तरफ फेंक दिया जाएगा और वो भारत के नागरिक हैं तो उनका क्या होगा। भाई सरकार और विपक्ष का यहाँ पे एक नए प्रकार का खेल भी आपको देखने को मिल सकता है। अब सरकार जैसे ही ऑफिशियली तरीके से सबूत मांगेगी कि आप भारतीय हो कि नहीं, अगर आप सबूत नहीं दे पाए तो इस मामले को बड़ी गंभीरता के साथ में लिया जाएगा, देन आपको क्या कर दिया जाएगा, भारत से बाहर फेंक दिया जाएगा। तो अपने डॉक्यूमेंट को भी जरूर से रेडी रखिएगा, क्योंकि एनआरसी अब तक केवल भारत के असम राज्य के अंदर लागू हुई है, बाकी पूरे भारत के अंदर लागू होना बाकी है। शायद ये भी बहुत जल्द ही लागू हो जाए। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और इस फॉर्म को जरूर से भर दीजिएगा, ताकि कल शाम को 28 तारीख को शानदार वेबिनार का आयोजित होगा जिसके अंदर मैं भी मिलने वाली हूं। तो जरूर से आइएगा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत वहां पर रहने वाला है। कल शाम को मिलेंगे 5 बजे 28 तारीख को। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे घुसपैठिए हैं जिन्हें भारत से बाहर भगाने का कार्यक्रम आपने देखा है तो मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।